अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनावर है और आप और आपके सभी घर वालों को हैप्पी न्यू ईयर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड वेलकम टू द 50th एपिसोड ऑफ जिन स्टोरीज़। और तहे दिल से आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे इस बात से एनलाइटन कर दिया है कि इस टोपी को पकोल कहा जाता है। नॉट पेशावरी कैप, नॉट चित्राली टोपी शायद कहा जाता है, मगर बेसिकली इसे पकोल कहा जाता है। तो आई पकोल ऑल ऑफ़ यू। मेरी दुआ है कि इस साल में आप सबके लिए ढेर सारी आपके घरों में बरकतें हों, आपके रिस्क में इजाफा हो और आप सब के लिए जो जो आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी हों और अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। एनी हाउ, गेटिंग बैक टू द टॉपिक जो कि है हमारा जिन स्टोरीज़ एपिसोड 50th। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आया हूँ कि जो आप अकेले अगर बैठ के सुनेंगे, इवन कंबल में भी, या किसी एक बंदे के भी साथ अगर आप बैठ के सुनते हैं, तो जो माहौल है ना वो मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे मेरे जज्बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये कहानी काफ़ी मिस्टीरियस सी है और ये घर से जुड़ी है। और ये बेसिकली मेरे दोस्त ने, जो कि मेरा कोलीग है मेरे ऑफिस में, अवैस, उसने मुझे इस कहानी का बताया कि उनकी खाला के घर से ये जो कहानी है वो मुंसलिक है। और इस कदर मिस्टीरियस सी हैपनिंग्स इनके उस घर में पेश आई है कि मतलब एक सवालिया निशान बन जाता है कि आखिर ये सब सिचुएशन थी क्या, या फिर इसे किस फिनोमिना में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब ये क्या सिलसिला था, ऐसी क्या नौबत पेश आई कि इवन उनको अपना घर ही छोड़ना पड़ा, और इवन जो बाद में भी रहने वाले आए वो भी उस घर में ज़्यादा देर ना टिक सके। तो आइए जानते हैं। ये कहानी मेरी खाला के घर से जुड़ी है। इस कहानी में कुछ ऐसे पहलू हैं जो इंसान के लिए एक सवालिया निशान बन जाते हैं कि आखिर हकीकत क्या है और पसे आईना क्या है। मगर जो भी है, ये सिलसिला बेहद खौफनाक होने के साथ साथ बेहद अजीब और हैरत अंगेज भी है। ये भी कहा जा सकता है कि इस किस्से की शुरुआत है, ना ही कोई इसकी हद। तो आखिर ये है क्या? आज से 5 से 6 साल पहले मेरी खाला का घर भी किसी रौनक से कम नहीं था। औलाद की नेमत भी थी और महरम का साथ भी था और वालिदैन की दुआएं भी। मेरी खाला के कुल 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा तब 9th क्लास में था जब खाला के घर अजीब सिलसिले पेश आने लगे। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन मेरी खाला की सास की वफ़ात हो गई। 1 आध साल गुजरा, इस सदमे से निकल रहे थे कि ठीक साल बाद खाला के ससुर की वफ़ात हो गई और मज़ीद 1 साल बाद खाला के शोहर की वफ़ात भी हो गई। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि तीनों की वफ़ात एक ही कमरे में 1-1 साल के गैप से हुई। इस सदमाकुन सिलसिले में खाला के लिए दुश्वारी भी थी और इसी बीच उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल भी करना था। मगर इस सब के दौरान उनके साथ कुछ अजीबोगरीब सिलसिले दरपेश आने लगे। जिस कमरे में सबकी वफ़ात हुई थी वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ों का सिलसिला जारी हो गया। एक मर्तबा खाला के सबसे छोटे बेटे ने शिकायत की कि उसे उस कमरे में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस खुले बालों वाली एक औरत दिखाई दी है। उस वक्त सभी ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। 1 आध दफ़ा मेरी खाला अपने रोज़ के कामों में मसरूफ़ थी जब उन्हें उस कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़ के देखा मगर साथ ही नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद दोबारा आवाज़ आई और इस मर्तबा ऐसे लग रहा था जैसे कोई कमरे में मौजूद पेटियों पर हाथ मार रहा है। इस सिलसिले के बाद एक दिन पूरे घर में लाल पाउडर फर्श और दीवारों पर बिखरा पड़ा था। दिखने में इंतहाई खौफनाक मंजर था वो। ये सोचकर कि शायद बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले कलर का पैकेट किसी बच्चे ने खोलकर गिरा दिया होगा, सो खाला ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद खाला के बच्चे बेहद बीमार रहने लगे। आए दिन घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती। कि बात अब खाला की समझ में आने लगी कि ये सिलसिला कुछ और ही है और इस घर से
चले जाना ही मुनासिब है। आखिरकार खाला ने बच्चों समेत उस घर को छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। तकरीबन 1 साल तक वो घर खाली रहा। ना उसमें कोई गया, ना कोई सफाई हुई, ना ही मगरिब के बाद वो घर रोशन हुआ। जब एक अरसा गुजर गया, 1 साल बाद मोहल्ले की मस्जिद में नए इमाम तशरीफ़ लाए थे। उन्हें रहने के लिए रिहाइश चाहिए थी, सो मेरे चचा ने उन्हें उस घर की चाबियाँ दी जिसमें पहले खाला रहा करती थी। मौलवी साहब ने घर का जायज़ा लिया और सफाई करवाकर उसमें बीवी बच्चों समेत शिफ्ट हो गए। एक दिन जून या फिर गालिबन जुलाई की दोपहर थी। मेन गेट पर कुंडी नहीं लगी थी, बस दरवाज़ा बंद था और मौलवी साहब की बीवी अपने काम काज में मसरूफ़ थी। इस दौरान मेन गेट खुलने की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर दाखिल हो रहा है। कौन है, ये सोचकर मौलवी साहब की बीवी पीछे मुड़ी और देखा कि चंद औरतें घर में दाखिल हो रही हैं, एक के बाद एक, दूसरी के बाद दूसरी और फिर तीसरी। ऐसे में देखते ही देखते 6 औरतें जो सर से लेकर पैर तक बुरके में खुद को छुपाई हुई हैं, घर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। खाला खड़ी उनसे पूछने लगी कि कौन है आप लोग और किससे मिलने आई हैं, पर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और उनके देखते ही वो औरतें घर के अंदर जाती गईं। खाला ने उन्हें ज़ुबानी रोकने की कोशिश भी की, मगर वो मंजर उनके लिए बेहद अजीब था। वो 6 औरतें उसी कमरे में दाखिल हो गई जहाँ पर अजीबोगरीब वाक़यात का आगाज़ हुआ था। मस्जिद में मौलवी साहब को कॉल आती है और उनकी बीवी उन्हें वाक़े के मुतल्लिक आगाह करती हैं कि आप फ़ौरन घर वापस आ जाएं। जब मौलवी साहब घर वापस आते हैं और उनकी बीवी उसी कमरे की ताक में खड़ी निगरानी करती हैं कि आया वो औरतें उस कमरे से निकल कर कहीं और ना चली जाए। मौलवी साहब जब उस कमरे में फ़ौरन तशरीफ़ ले जाते हैं तो उन्हें वो कमरा खाली मिलता है, सिवाय फर्नीचर के उसमें किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। मौलवी साहब अपनी बीवी से सवाल करते हैं कि यकदम कमरे से 6 बिल्लियाँ निकल कर दाएँ बाएँ भाग जाती हैं। ये मंजर मौलवी साहब और उनकी बीवी के लिए बेहद नाकाबिल फरामोश था। दोनों के यकतरफा फैसले से वो घर छोड़ दिया गया और एक बार फिर वो घर आज की तारीख तक खाली है। ना जाने कौन आया उसमें, ये मेरे लिए मेरे इल्म से बाहर है। मगर उस घर में क्या ऐसा है जो वो घर आबाद नहीं हो सका? ये एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जान सका। That was really spine chilling story और काफ़ी मज़ेदार स्टोरी थी। जब इवन मैं अपने ऑफिस में भी सुन रहा था तब भी मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी थी। बट एनीहाउ, मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टोरी जो कि हमारे पास है, और ये एक जनाब की है जो गांव में गए थे अपने घर की तामीर के लिए। उन्होंने अपने घर की तामीर करवानी थी और इस दौरान जब वो अपने गाँव में रहने के लिए गए तब उनके साथ इस तरह के अजीबोगरीब सिलसिले पेश आए जो उनके लिए काफ़ी नाकाबिल फरामोश थे और बेहद नाकाबिल बयान थे। अब वो क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, आइए सुनते हैं। एक अरसा पहले मेरा चक्कर अपने गांव लगा था। उससे पहले जिन्नात वगैरह में मेरा इतना रुझान नहीं था, ना कभी उनके मुतालिक सोचा था। इतना ही जानता था कि जिन्नात इंसानों के साथ इसी दुनिया में रहते हैं, बस इंसानी आँख उन्हें देख नहीं सकती मगर जिन्नात हमें देख सकते हैं। एक सवाल हमेशा से जहन में रहता है कि जिन्नात क्या है और कैसे दिखते हैं। अलग अलग किस्से, कहानियाँ और अफसाने जिनमें जिन्नात लोगों को अपने अपने नज़रिए से दिखाई दिए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जिन्नात हर इंसान के लिए वैसे ही दिखते हैं जैसा इंसान उनके मुतालिक सोचता है। वालिद साहब ने गांव में नए घर की तामीर के लिए मुझे विज़िट करने को कहा था। मेरा चक्कर पेंडिंग हो रहा था काफ़ी अरसे से, मगर आखिरकार मेरी मसरूफियात में से कुछ टाइम मैंने निकाल कर गाँव विज़िट का प्लान कर लिया। गांव में मेरे अमूमन दोस्त तो बैरून मुल्क अपनी पढ़ाई और जॉब्स के लिए जा चुके हैं। कुछ 1-2 कज़न्स हैं जो ज़मींदार हैं और गांव में ही रहाइश पजीर हैं। मैं नहीं जानता था कि इस मर्तबा मेरा गांव जाना मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू बन जाएगा जो मुझे हमेशा याद रहेगा, और चाहते ना चाहते हुए भी गांव के जिक्र से मेरे जहन में ये पहलू हर बार उजागर होगा।
दोपहर में गांव पहुंचा और चाचा के यहाँ दोपहर का खाना खाया। कज़न के साथ मिलकर शाम को हमने घर की ज़मीन का जायज़ा लिया और प्लान बनाने के लिए मैंने उस जगह की तस्वीर खींच ली ताकि रात को आराम से उस पर काम कर सकूं। रात हुई। इशा के बाद मैंने प्लान पर काम किया और 1-2 घंटे के बाद मैं बाहर शहर में ताज़ा हवा लेने गया। सर्दियों के महीने थे, अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना छत पर जाया जाए। छत पर आया तो गांव के तकरीबन सभी घर नज़र आ रहे थे। आसपास दरख्त और उनके हिलते हुए पत्तों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। इसी दौरान मेरी नज़र एक घर की टैंकी पर पड़ी। उस टैंकी के साथ मुकम्मल तो नहीं पर कुछ सफ़ेद दुपट्टा सा लहरा रहा था। उसका रंग मुकम्मल सफ़ेद भी नहीं था मगर सिगरेट की गुल जैसा कुछ उसका रंग वाज़ेह हो रहा था। न जाने क्यों मेरी नज़र उस पर टिक गई और मैं उसे देखता रहा काफ़ी देर। इतनी देर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ और मैंने गौर किया तो टैंकी के साथ जो दुपट्टा हिल रहा था वो एक औरत का था जो टैंकी के सामने बैठी हुई थी। अंधेरा होने के बायस वो वाज़ेह नहीं थी मगर गौर करने पर वाज़ेह हुई थी। ये देखकर मैं दंग रह गया था। ये मंजर क्योंकि फासले पर था सो मैंने अपना सेल फ़ोन निकाल कर कैमरा ऑन किया कि देखूं ये कौन है। जब मैंने कैमरा ऑन करके जूम किया तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था उसमें। मैंने कैमरा हटाकर सामने देखा तो टैंकी वाली जगह पर अब मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ताज्जुब की बात थी कि ये पल में ही गायब हो गया। अगली रात जब मैं सो रहा था मेरी आंख खुली किसी शोर के बायस। सहन में कोई था पर कौन ये मालूम नहीं। कमरे की खिड़की जाली वाली थी और उसके पार शीशा लगा हुआ था। बाहर बल्ब की रोशनी से खिड़की पर किसी का साया पड़ रहा था। कोई खिड़की के सामने से गुजरते हुए रुक गया था। मैंने मुसलसल उसे देखा और वो साया अपनी जगह पर ही खड़ा था। शायद कज़न होगा ये सोचकर मैं बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ गया। जब खिड़की को देखा तो उधर कोई भी नहीं था। वापस कमरे में आया तो साया भी नहीं था जो खिड़की पर पड़ रहा था। बहुत अजीब इत्तेफाक था ये मेरे लिए। सुबह उठकर मैंने अपने कज़न से डिस्कस किया तो मेरे कज़न ने बताया कि कुछ दिनों से उसके साथ भी अजीब व गरीब सिलसिले पेश आ रहे हैं। ये क्या माजरा है उसकी समझ से बालातर है। तीसरी रात को मुझे ख्वाब आया जो इंतहाई दिल दहला देने वाला था मेरे लिए। मैं देखता हूँ कि आधी रात का वक्त है और सहन में एक लंबी औरत टहल रही है। उसका चलने का अंदाज बेहद खौफनाक था। उसका कोई चेहरा नहीं था। स्याह घिसा और बदबूदार लिबास है और वो मेरे कमरे के गिर्द मंडरा रही है। मंडराते मंडराते हुए वो मेरे कमरे में दाखिल हो गई है और ना तो मैं हिल पा रहा हूँ और ना ही मैं किसी को पुकार सक रहा था। ऐसे में कैसे तैसे करके मेरी आंख खुली तो सामने खिड़की पर मेरी नज़र पड़ी जहाँ से फ़ौरन मैंने एक साया हटते हुए देखा। उस वक्त मैं बेहद बेचैन हो चुका था सो मैंने अपने कज़न के पास जाकर उसे बताना बेहतर समझा। सहन को जब मैं क्रॉस कर रहा था मेरी नज़र सहन में मौजूद वॉश बेसिन के शीशे में पड़ी जहाँ मेरे पीछे मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। मैंने पीछे देखने से बेहतर जल्दी से अंदर जाना ही मुनासिब समझा। अगले दिन मैंने अपनी एक दादीजात रिश्तेदार से इस मामले के मुतालिक रुजू किया तो उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और दीन को तरजीह दो। शायद दीन से दूरी की वजह से शैतानी कुव्वतें मुझ पर हावी हो रही थी। उनकी इस बात पर मैंने अमल किया और चौथी रात मेरी सुकून से गुजरी। बल्कि मैंने ख्वाब देखा जिसमें मैंने उस औरत को घर से दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा फिर मैंने अपने साथ ऐसा कोई भी वाक़या पेश होते नहीं महसूस किया। सो एज आई सेड कि इस एपिसोड में हमारे पास जो स्टोरीज़ होंगी दैट विल बी वेरी स्पाइन चिलिंग और ऐसा ही हो रहा है आई गेस सो खैर मूविंग ऑन टू द हमारी जो है अगली थर्ड स्टोरी जो कि नूरुलैन मोहम्मद ने हमें भेजी है। और ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ इसमें हमें सुनने को मिल रहा है समथिंग डिफरेंट और ये पार्क से रिलेटेड एक कहानी है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं।
हाल ही की बात है, दिसंबर की सर्दियाँ जिनसे सभी वाकिफ़ हैं। दिन छोटे और रातें तवील हुआ करती हैं। जो वक्त गर्मियों में गुजरते पता नहीं चलता, रात का सर्दियों के महीने में 7 से 8 बजते हुए ऐसे लगता है जैसे रात के 10 बज गए हैं, मगर वक्त सिर्फ 7:45 या फिर 8:15 का होता है। मैं एक तुलबा हूँ। कॉलेज के बाद का वक्त तकरीबन मेरा एकेडमीज़ में गुजर जाता है। कॉलेज के बाद मैं एक एकेडमी में जाती हूँ, फिर उसके बाद 9 बजे तक मुझे दूसरी एकेडमी में जाना होता है। फिर कहीं जाकर मैं अपनी सहेली के हमरा घर पहुँचती हूँ। एक रात एकेडमी के बाद मुझे और मेरी सहेली को शरारत सूझी कि हम घर पार्क क्रॉस करके जाएंगे। हम पार्क में दाखिल हुए। अभी हम चलते जा रहे थे कि मैंने अपने मुंह से भारी आवाज़ में अपने दोस्त का नाम पुकारा। मैं नकाब करती हूँ, सो उसे कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं हुआ और उल्टा वो डर गई। उसने मुझसे पूछा कि किसी ने मुझे मुखातिब किया है, तुमने सुना? तो मैंने नज़रअंदाज किया कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना। फिर मैंने इस बात को छेड़ बनाकर उसे खूब डराया। वो डर रही थी और मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी कि सामने करीब ही एक बेंच पर एक औरत बैठी हुई हमें दिखाई दे रही थी। रात को इस टाइम एक आंटी इस तरह से बैठी हुई थी, वो भी बेंच पर। इतनी ठंड में थोड़ी अजीब बात थी। हम उन्हें क्रॉस कर रहे थे कि उन्होंने हमसे मुखातिब होकर कहा कि बेटा, रात के इस वक्त ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए। उनकी आवाज़ सुनकर लग रहा था जैसे वो कहीं से भाग रही हैं। वो बात करते हुए तेज़ सांस ले रही थी। मेरी दोस्त ने उनको देखते हुए सॉरी कहा और मेरा बाजू पकड़कर मुझे वहाँ से चलने को कहा। उसने मेरा बाजू काफ़ी शिद्दत से पकड़ा था। उस वक्त महसूस तो हो रहा था, पर मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि सूरत हाल बहुत पेचीदा थी। खैर, हम दोनों अपने घरों को पहुँचे और फिर अगले दिन हम दोनों की मुलाकात हुई। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि तुमने मेरा बाजू इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा था? तुम आराम से भी पकड़ती तो मैं चली जाती। मेरी दोस्त ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि मैंने तो तुम्हारा बाजू नहीं पकड़ा था। मजाक समझकर मैंने उसे पूछा, मगर उसके इसरार करने पर उसने मुझे यकीन दिलाया कि उसने मेरा बाजू नहीं पकड़ा था। बाद में मालूम हुआ कि मैंने पार्क में उसका नाम सिर्फ 2 बार खुद से पुकारा था, जबकि उसने सिर्फ 2 बार नहीं, कई बार अपना नाम किसी को पुकारते हुए सुना था। और जो बेंच पार्क में देखा था जिस पर खातून बैठी हुई थी, उस पार्क में कोई भी बेंच था ही नहीं। तो फिर वो खातून कौन थी और वो बेंच वहाँ पर कैसे आया था, और अगर आया भी तो दोबारा कहाँ गया? बेहद अजीब सिलसिला मैंने और मेरी सहेली ने इनकाउंटर किया, पर ये क्या था हमारी समझ से बाहर है। नेक्स्ट अप जो हमारे पास स्टोरी है, दैट इज़ extremely spooky and scary at the same time and spine chilling as well. Doesn't make sense but okay. तो ये कहानी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक बरगद के पेड़ से रिलेटेड है। एक गांव में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ और किस्से वाक़यात हैं जो गांव वालों ने इनकाउंटर किए थे। और लास्ट टाइम में जो उस बरगद के पेड़ के साथ होने वाले वाक़यात थे वो इस कदर नाकाबिले बयान है कि बस उनमें की दसा तो मानूँ। तो आइए सुनते हैं। बहुत अरसा पहले हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ से मुंसलिक बेहद किस्से और कहानियां जुड़ी हैं जो आज तक हमारे गांव में चलती आ रही हैं। अब तो वो दरख्त जल चुका है, मगर उसकी शाखें आज भी उसी जगह पर मौजूद है और लोग वहां जाने से कतराते हैं। मेरी ममानी शादी से पहले एक मर्तबा वहां से गुजर रही थी जब उनको अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो रही थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। वो दोबारा चलने लगी और दूसरी मर्तबा उन्हें किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ सुनाई दी। और इस मर्तबा आवाज़ इतनी वाज़िया थी कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखना गवारा नहीं समझा और वो वहाँ से निकल गई। इसके बाद मेरे बड़े भाई के साथ वहाँ से गुजरते हुए एक वाक़या रोनुमा हुआ। वो कहते हैं कि एक मर्तबा जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, अकेला था, तो मुझे दरख्त के अंदर ऊंचाई से किसी की आवाज़ आई जो मुझे पुकार रहा हो, काले कोट वाला कहकर। भाई बिना ऊपर देखे वहाँ से
दौड़ लगा के निकल गए। उसके बाद हमारे गांव में चंद लड़के अपने घर की छत पर रात को आग जलाकर बैठे हुए थे और सर्दियों के दिन थे। उनमें से एक दोस्त की नज़र छत से उस बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि आग का शोला उस दरख्त पर कभी नज़र आता है तो कभी गायब हो जाता है, तो कभी ऊपर नीचे दरख्त के होता रहता है। उसने अपने दूसरे दोस्तों को आवाज़ देकर बुलाया तो उन सब ने भी वो मंजर अपनी आंखों से देखा। वो देखते हैं कि एक नहीं कई छोटे और बड़े आग के शोले उस दरख्त पर जगमगा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर मंडरा रहे हैं। इसके बाद उस दरख्त के साथ जुड़ा इस कदर खौफनाक पहलू जो तमाम गांव वालों को आज तक याद है, हत्ता कि मुझे भी। इशा के बाद का वक्त था। खाना खाने के बाद गांव में लाइट चली गई थी। सभी लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, पर क्योंकि बारिशों का मौसम था तो आसार कम ही नज़र आ रहे थे कि लाइट आए। तकरीबन आधी रात को अजीबोगरीब शोर के बायस हम सब की आंख खुल गई। हमें बाहर दूर से जैसे ख़वातीन और मर्दों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सभी परेशान हो गए थे कि न जाने कहाँ पर क्या हो गया। बारिश भी ज़ोरों शोर से गरज और बरस रही थी। सहन की तरफ अब्बा को बाहर से उजाला नज़र आ रहा था। वो छतरी लेकर जब छत पर गए और देखा तो दूर बरगद का पेड़ पूरा का पूरा आग में लिपटा हुआ था, वो भी इतनी शदीद बारिश के बायस। और वो आवाज़ें भी उसी पेड़ की जानिब से आ रही थी। अब्बा बताते हैं कि वो मंजर आज भी उनकी आंखों में ताज़ा है। वो आग कभी दाएं जानिब हो रही थी तो कभी बाएं जानिब। अब्बा ज़्यादा देर तक रुक ना सके तो वो नीचे उतर आए और कुछ बात ना की उन्होंने किसी से। अगले दिन सुबह खबर मिली कि बरगद का वो पेड़ जल चुका है और बकौल कुछ लोगों के उस पेड़ पर जिन्नों की लड़ाई हुई थी कि जिसके नतीजे में उसका ये हाल हुआ। हम आज भी उस पेड़ के मुतालिक सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज भी उस पेड़ के नज़दीक, हत्ता कि वो जल चुका है, कोई भी नहीं जाता। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू।